बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई आइंदा आने वाले इलेक्शंस में क्या हर जगह पे हुकूमत, हर सूबे में हुकूमत बना पाएगी? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। एट द वेरी सेम टाइम, अगर किसी के साथ मिल के हुकूमत बनानी पड़ती है तो किसके साथ हुकूमत मिल के बनाएंगे? ऑब्वियसली उसके बाद सिनेरियो समझ आएगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस के बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट देन अगेन, क्या हर एक के साथ बात करने के लिए तैयार होगी पीटीआई या नहीं? जी, शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। शफकत साहब, आप जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी। तो आपकी अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपकी भी नहीं अगर होती तो फिर आप किसी के साथ भी मिल के हुकूमत बना लेंगे, उसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी हो पार्टी? पहली तो बात ये है राणा साहब, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया आज। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जी। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह मेजॉरिटी लेगी और रीज़न्स मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। बाकी चीज़ों के अलावा जो एक मेजर रीज़न है, अवाम ने नून लीग को भी देख लिया और एक दफ़ा नहीं देखा, बार बार देखा। अवाम ने पीपल्स पार्टी को भी एक दफ़ा नहीं बार बार देखा। उसके बाद इनकी हुकूमतें जो पिछले 10 साल में चली हैं, जो पाकिस्तान का हाल इन्होंने कर दिया है, जिस तरह मैशत तकरीबन बैठ गई है, सो मच सो के बातें हो रही हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी बड़ी सीरियसली हो रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात। ये बातें भी हो रही हैं। उसके बाद जो कराची की हालत है, जो सिंध की हालत है, जो पंजाब के अंदर इन्होंने लाहौर जैसे शहर में 4 मरीज़ एक बिस्तरों में पड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब अवाम ये फैसला करने वाली है कि इन लोगों को हमने देख लिया और उनसे हमें कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह अक्सरियत से आएगी। जहाँ तक ये सवाल है कि जी अगर तहरीक इंसाफ अक्सरियत से नहीं आती तो क्या अगला सिनारियो होगा, राणा साहब ये कबल बात करनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग के साथ कभी किसी किस्म का इत्तेहाद करे। अच्छा। या किसी किस्म की कोalition करे। मुझे नज़र नहीं आता कि जरदारी के होते हुए तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद, इल्हाक, कोalition करे। तो मुझे तो वो नज़र बिलावल के साथ हो सकती है। मेरा ख्याल है कि वो एक नई सिचुएशन पैदा होगी, अभी उससे हम बहुत दूर हैं। लेकिन जरदारी के बारे में जो एक हमारा पीपल्स पार्टी से कोई किसी किस्म का और जरदारी से ख़ास किस्म का कभी इल्हाक नहीं हो सकता। मौला बख्श चांडियो साहब कहते हैं जनाब कि हम इल्हाक करने के लिए तैयार हैं अगर आप लोगों का रवैया ठीक हो जाए। आप लोगों से मुराद पर हम तैयार नहीं है ना। अच्छा, आप लोग हम तैयार नहीं है, वो तैयार होते रहे, हम तैयार नहीं है। अच्छा। देखिए जो जरदारी साहब की जो माजी रहा है और जिस तरीके से लूट मार उन्होंने की है, अगर नवाज शरीफ और जरदारी का मुकाबला किया जाए तो फ़र्क थोड़ा सा ही फ़र्क है। कि आप ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने लूट मार को छुपाया एक ख़ास तरीके से और जरदारी ने उसको बढ़ाया और शो किया एक और तरीके से, लेकिन फ़र्क कोई नहीं है। दोनों इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी हैं, दोनों दुनिया के बिलियनियर की लिस्ट में आते हैं। तो वो सारा पैसा तो पाकिस्तान के गरीब अवाम का है ना। इसलिए इन दोनों के साथ मुझे नज़र नहीं आता कि तहरीक इंसाफ, अब इलेक्शन से पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इलेक्शन के बाद भी मुझे नज़र नहीं आता। एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ और अगर आप उसको बता सके कैसे इसको हैंडल करेगी पीटीआई। फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है, खुदा न खास्ता फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, आपको गवर्नमेंट मिल जाती है, ठीक है, पीटीआई गवर्नमेंट बना लेती है, किसी न किसी पार्टी के साथ मिलके आप लोगों की गवर्नमेंट बन जाती है, बजट अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी। आप किस सिचुएशन में फंसे होंगे? 90 डेज पीरियड होगा, 90 डेज पीरियड में हुकूमत के आने के बाद आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। आप तो यूल बी इन कैच 22 सिचुएशन। नहीं, हम बहुत ही एक मुश्किल हालात में होंगे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान की हालत जहाँ ये छोड़ के जा रहे हैं, आप ये देखें कि कर्ज़ों की जो तादाद इस वक्त है वो पाकिस्तान की तारीख में रूथलेस बोरोइंग की और कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज का हाल है, जो पीआईए का हाल है, जो स्टील, यानी कि आप जिस तरफ निगाह दौड़ाएं वहाँ पे एक तबाही जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल हालात होंगे।
बल्कि कुछ लोग तो, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है सिवाय इसके कि सॉफ्ट लोन के लिए आप IMF के पास जाएं। जब आप IMF के पास जाते हैं तो फिर वो सिर्फ आपको लोन नहीं देती, बल्कि फिर IMF आपको डिक्टेशन भी देती है कि ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। तो ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त आगे नज़र आ रहा है। और लेकिन हमने जो लंबा सफ़र है पाकिस्तान को बेहतर करने का, उसके लिए आपको ज़िम्मेदारी से हम हट नहीं सकते। ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मुश्किल ज़िम्मेदारी है और इस पे बड़ा वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन इरादे नेक हैं। लीडर हमारा ऐसा है कि जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लीडर तो आपको कहता है पैसे खुद इकट्ठे कर लूँगा मैं, इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इतने पैसे दिए हैं जितने इमरान खान को दिए हैं। सिर्फ पिछले साल मेरा ख्याल है 5 अरब शौकत खान को दिया है। देखिए इत्मीनान का लेवल है। जब 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 तो ज़लज़ला आया था, जितने पैसे इमरान खान फाउंडेशन को मिले, इतने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अकाउंट खोले तो उनको नहीं मिले। तो असल बात है एतमाद की। एतमाद क्यों पैदा होता है? एतमाद इसलिए पैदा होता है, एक तो ये होता है कि ईमानदार आदमी है, दूसरा ये है कि आपको हमारी जो मुस्तकबिल की हुकूमत है उसमें नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला कि ये जो फजूल खर्चियाँ और ये फजूल प्रोटोकॉल और ये गवर्नर हाउसेज और ये फलाना ढिमकाना, ये जो सारी जो बादशाहत की निशानी है, ये आपको नज़र नहीं आएगी। तो लोगों का एक एतमाद पैदा होगा, लोगों को नज़र आएगा कि हमारी हुकूमत जो है टैक्सेस देना शुरू कर देंगे। और मेरा ख्याल है कि जितनी इमरान खान में कैपेसिटी है टैक्सेस इकट्ठा करने की, लोग खुद देंगे, वॉलंटियर करेंगे। नेचुरली हमें ये टैक्स रजीम को बेहतर करना पड़ेगा, नेचुरली हमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बेहतर करना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं जिनका हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ऐसा लीडर हो, ऊपर हो, जिसको अवाम ट्रस्ट करते हों, तो आप समझें कि 50% बैटल जो है वो जीती जा चुकी है। एक अगले दिन एक रिपोर्ट आई है टैक्सेस के बारे में, वो कहते हैं कि टैक्स तब भी बढ़ सकता है, टैक्स टू GDP रेशो, या लोग जब लोग खुद चाहें टैक्स देना। अगर सारी कौम फैसला कर ले कि आपने टैक्स नहीं देना, और आपको पता है कि टैक्स हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो कम हुआ है इन पिछले 10 सालों में, बढ़ा नहीं है। तो अगर सारी कौम फैसला कर ले कि आपने टैक्स नहीं देना, तो फिर आपको यही तरीका रह जाता है कि कभी पेट्रोल पर टैक्स लगा दो, कभी सिगरेट पे लगा दो, कभी किसी इंक्रीज द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। लेकिन अगर कौम ये फैसला कर ले कि हमने अपने हिस्से का टैक्स देना है, तो तभी टैक्स बेस जो है बढ़ती है, तभी टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होती है। और वो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और तहरीक इंसाफ के आने से वो पैदा होगा। वो एक हालात वैसे बनेंगे कि लोग पाकिस्तान को, अपने मुल्क को टैक्स देंगे। जब आप टैक्स देंगे तो आपकी जो कलेक्शन है वो अगर डबल हो जाती है, तो फिर आपको ये IMF और ये आप अपने लोन्स भी रिपे कर सकते हैं, आपको बोरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, IMF के प्रोग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये की जो है ना, आप समझें कि जितने भी हमारे मुआशी मसाइल हैं उनके अंदर जो एक अगर आप कहें कि जी वो बुनियादी चीज़ क्या है, तो बुनियादी चीज़ ये है कि आपके ख़र्चे हैं लेट से 1 अरब और आपकी कमाई है 10 मिलियन, यानी कि आपके ख़र्चों में और 10 करोड़, आपके ख़र्चों में और आपकी कमाई में इतना ज़्यादा फ़र्क है, जो कि हर इंसान जो अपने घर बैठा है वो समझ सकता है इस बात को कि अगर आप कमाएं 10 और ख़र्चें 20, तो फिर आप कभी भी ना अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं, ना कोई आपकी इज़्ज़त करेगा। आपको जो भी बाहर से आएगा वो आपको डराएगा, धमकाएगा। अमेरिका आपको रोज़ डरा धमका रहा है, इसलिए कि आप भूखे नंगे, अगर आपके पास है कुछ नहीं, और ये इन हुकूमतों ने और इन लोगों ने कर दिया, तो इंशाल्लाह ये रिवर्स होगा। और फिर प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं ना कि वो जो हमें डिफ़िकल्टी आएगी, उस डिफ़िकल्टी का इलाज यही है कि कौम जो है मिल के अपने मुल्क को अपने पैसे देगी और आपकी बेस बढ़ेगी, आपके पैसे इकट्ठे होंगे और ये सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। एक और भी सिनेरियो हो सकता है, आप जो देखिए हुकूमत बजट तो अपना पेश कर चुकी है, अगले साल का बजट भी आ गया, रुथलेस बोरोइंग इतनी की गई, इतनी मैं कहूँगा जालिमाना तरीके से बोरोइंग की गई, जालिमाना तरीके से कर्जे लिए गए, तो उसको तो देने के वापस देने का तरीका कार ही कोई नहीं। ऐसे तो कोई करियाने की दुकान वाला नहीं करता। बिल्कुल सही। सो वो आपने इतनी हुकूमत जो है उन्होंने ले लिए कर्जे, अब उसको वापस करने का कोई तरीका कार भी नहीं है। पैसे आप जनरेट करेंगे, टैक्स का आप जनाब बेस बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। आप एक और काम क्यों नहीं करते,
आप यहाँ पे एक नई कैंपेन शुरू कर देंगे जी इन्हीं असेंबलीज को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दें? देखिए, पार्टी ने ये इस इशू को डिस्कस नहीं किया और हम तो चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो। हम इस चीज़ के हक में नहीं है कि असेंबलीज जो हैं, मैं पार्टी के ये मामला, क्योंकि ये अभी किसी ने भी ये इस चीज़ के बारे में कोई फ्लोट नहीं किया, लेकिन हम मुखालफत करेंगे क्योंकि ये जो लीडरशिप है ना, इस लीडरशिप ने जो नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को और जिस तरीके से कंटिन्यूसली नुकसान पहुँचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये सियासी दहशतगर्द है, क्योंकि इन्होंने मुल्क को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया। अगर आपने जालिमाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिल्कुल दुरुस्त। तो हम क्यों चाहेंगे कि एक जालिमाना हुकूमत जो इस मुल्क के साथ इतनी ज़्यादती कर रही है कि उसको 1 साल और मिले? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन बेहतरीन इलाज है। जब कौमों के पास किसी भी जमहूरी मुल्क में आप जाएँ, जब एक मुल्क फंस जाता है और उसका कोई रास्ता वे आउट नज़र नहीं आता, तो इंतखाबात एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे लोगों को एक मौका मिलता है कि वो अपनी लीडरशिप को दोबारा इलेक्ट करें। और इसमें तो इनकी हुकूमत को तो 5 साल पूरे, यानी कि अपना टेन्योर ख़त्म करने वाली है, और ये कुछ नहीं कर सके पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है इलेक्शन एक वाहिद इलाज है, और जितना जल्दी हो, मैं तो कहता हूँ कि 60 दिन का अगर है तो मिड जुलाई, एंड जुलाई में इलेक्शन करा लें, बिल्कुल करा लें। अच्छा जी जी। Are you people prepared for that? देखें, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ को वोट देगी। पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन का राजी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनारियो होता है, जो कि आप ओपिनियन पोल्स करते रहते हैं, आपको कहते हैं कि जी ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये वो, लेकिन एक्चुअली इलेक्शन का आखिरी 7 दिन जो है ना, फिर वो सारी जो अनडिसाइडेड बाकी लोग जो होते हैं ना, वो सारा फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। अब अमेरिका में देखें क्या हुआ, जितने ओपिनियन पोल्स थे उनमें हिलरी क्लिंटन जो थी वो 8-8, 10-10 पॉइंट से लीड कर रही थी। वेरी ट्रू। आखिरी 7-8 दिनों में बेशुमार अनडिसाइडेड लोग जो थे उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने ट्रंप को वोट देना। गलत फैसला किया मेरी नज़र में, लेकिन फैसला किया उन्होंने। सो मेरा ख्याल है कि ये आपको नज़र आएगा कि आखिरी 7 दिनों में लोग जो हैं वो ये इस तरफ आएंगे कि अब इमरान खान को और तहरीक अच्छी हो, और उसके साथ साथ वो कोई मासेस को भी अपने साथ लेके चल सके, उनसे वोट भी ले सकें। आप समझते हैं कि पंजाब की हद तक आप लोगों ने टिकटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही की है? राणा साहब, अभी तक हमने टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं की। कमिटमेंट्स की है? हमने इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फॉर्मल मीटिंग शुरू करनी है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की। वादे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि जब तक बोर्ड नहीं बैठेगा तब तक टिकट का कोई फैसला बोर्ड में फैसला कौन करता है? बोर्ड में फैसला आखिरी तो टिकट इमरान खान ने फैसला करना है। अच्छा। लेकिन बोर्ड इमरान खान के सामने कोई रियलिटी चेक आएगा तो वो फैसला नहीं, वो रियलिटी चेक देने के लिए 10 लोग हैं बोर्ड के अंदर। हाँ, मैं भी उसमें हूँ। अच्छा, आप भी हैं? हाँ, तो हम सारे वहाँ बैठेंगे, बैठ के हम सारा डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, और कोशिश ये होगी, और इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाब होंगे। 100% गारंटी नहीं, इंसान है, गलती भी हो जाती है, कि ऐसा जो बदनाम तरीन आदमी है जिसने लूट मार की है, जिसका हल्के में कोई इज़्ज़त नहीं है, वो उसको हम टिकट ना दें, क्योंकि वो तो वैसे भी ऐसा बंदा होगा जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन हमारे तो जमात में नहीं, कि मैं और जमातों में देखता हूँ, नवाज शरीफ को देख ले कि सारी दुनिया को पता है कि ये पिछले 30 साल से लूट मार कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग वोट देते हैं। तो कुछ अजीब सा बिहेवियर होता है लोगों का, लेकिन हम तहरीक इंसाफ इस चीज़ की पूरी कोशिश करेगी, और मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ज़रूर ये मैसेज दे सकता हूँ कि बड़ी मेहनत से, बड़ी काविश से, कोशिश से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला किसी करप्ट आदमी को या नॉन करप्ट आदमी को टिकट नहीं दिया जाएगा। जैसे कई जमातों में होता ही है कि पैसे से लेके टिकट दे दिए जाते हैं, ये ना आपकी जमात में भी ऐसा काम शुरू हो जाए? नहीं, अल्लाह का फजल है, ऐसे हमारी जमात में नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई वाक़या नहीं होगा, ऐसी कोई मैंने सुना नहीं है ऐसा वाक़या, और मुस्तकबिल में मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप को ऐसी कोई कभी ऐसी खबर मिलती है तो मुझे हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो माशाल्लाह टीम है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, वो सारी अबव बोर्ड है, और बिल्कुल 100% करेक्ट फैसले होंगे इंशाल्लाह। आपके जलसे पे बड़ी तनकीद हो रही है, मीनार पाकिस्तान वाले जलसे पे,
आप बंदे बाहर से ले आए, जलसा लाहौर में कर रहे थे आप? नहीं देखिए, मेजॉरिटी लोग तो लाहौर के थे। मैं आपको बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत जलसे देखे हैं, भुट्टो साहब के भी जलसे देखे हैं जब मैं स्टूडेंट था, तो उसके बाद भी बेशुमार जलसे देखे हैं। ट्रांसपोर्ट करके आप जलसागाह नहीं भर सकते, उसकी एक रीज़न है, मैं थोड़ा सा टाइम लगता है, जी जी जरूर। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एक बस लेते हैं ना, तो उस एक बस में कोई 20 या 25 बंदे बैठते हैं, ठीक है, चाहे वो 50 की हो, बैठते 20-25 ही हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि मीनार पाकिस्तान जो कि अब बड़ा एक्सटेंड हो गया है, उसमें मेरा ख्याल है कोई 100 एकड़ से ज़्यादा जगह होगी, उसको भरने के लिए अगर आपको लेट से 2 या 4 लाख आदमी चाहिए, तो 4 लाख आदमी को आप ट्रांसपोर्ट 2 लाख लेते हैं, लेट से 2 लाख लेते हैं, और 25 बंदे का लगा ले। मैं कोई इतना हिसाब किताब का माहिर नहीं हूँ, लेकिन आपको तकरीबन आपको कोई 40,000 के करीब बसें और गाड़ियां चाहिए। क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। सो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब तक लोग खुद पार्टिसिपेट ना करें, पैदल चल के ना आए, तब तक जलसागाह नहीं बनती। लाहौर की जलसागाह जो थी वो मेजॉरिटी लोग लाहौर के थे। हाँ ज़रूर है, जब आप जलसा करते हैं, जब आप सारा करते हैं, आपके पार्टी के एक्टिविस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि जी कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, शेख जो नज़दीक के ज़िले हैं वहाँ से आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग कोई पेशावर से उठ के आ गया हो, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर जोश हमारे कारकुनों में बहुत होता है, तो हो सकता है कुछ वहाँ से आ गए हों। लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी क्राउड जो था, वास्ट मेजॉरिटी, बल्कि मैं समझता हूँ 80% क्राउड जो था वो तो लाहौर से था। आप लाहौर में से सीटें निकाल लेंगे वैसे? देखें राणा साहब, पिछली दफ़ा इन्होंने बड़ी टिका के धांधली की, तेजस्वी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कम से कम मैं तो जीत गया, लेकिन इमरान खान को इन्होंने धक्के से हराया। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम मेजॉरिटी सीटें लेंगे लाहौर से। You sure? हाँ नहीं, देखें मुझे ग्राउंड पे फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं क्योंकि अपने हल्के में फिरता हूँ, मैं जब लोगों के पास जाता हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों की जो उम्मीदें थी इनसे कि आके पता नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पाश पाश हो चुकी हैं। लोगों को ये भी पता लग रहा है कि इनका काम ख़त्म हो चुका है। लोगों को नज़र आ रहा है कि लूट मार के फिर सज़ा भी इनको हो जानी है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह लाहौर से मेजॉरिटी लेंगे, पंजाब से मेजॉरिटी लेंगे इंशाल्लाह। पंजाब में जहाँ तक मुझे समझ आती है, आपके 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें तो आप मेजॉरिटी ले लेंगे। अटक में ले लेंगे, पिंडी में ले लेंगे, मियांवाली में ले लेंगे। ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तो चले आपकी स्मूथ सेलिंग होगी। अदर देन दीज डिस्ट्रिक्ट्स, आप कोई भी पहली तो बात मेरे ख्याल में नून लीग बड़ा टफ टाइम देगी। नहीं राणा साहब, पहली तो बात यह, कोई भी इलेक्शन आसान नहीं होता। जिस तरह फौजियों के लिए जंग होती है, इसलिए पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन होता है, आसान नहीं होता। और नून लीग ने इतने सालों से अपनी एक बेस बनाई हुई है। ये कहना कि जी वो ख़त्म हो जाएंगे और उनका वो मुश्किल है, यकीनन मुश्किल इलेक्शन होगा, यकीनन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने भी तज्जिए लगाए जा रहे हैं वो इस जो ट्रेंड नज़र हो रहा है उसको काउंट नहीं कर रहे। कि ट्रेंड ये है कि हर हफ्ते तहरीके इंसाफ की ताकत में, वोटर बेस में इजाफा होता जा रहा है। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आखिरी 7 दिनों में इतना बड़ा स्विंग जो है वो आपको तहरीके इंसाफ के हक में नज़र आएगा कि हो सकता है कि हम तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा सीटें पंजाब में ले जाएं। अभी तो ये इस तरह का एनालिसिस है जिस तरह के ट्रंप और हिलरी का इलेक्शन 3 महीने पहले बैठ के या 2 महीने पहले बैठ के लगा रहे थे। हिलरी की जो थी वो 15-15, 20-20 पॉइंट जो थी वो आगे थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वक्ती तौर पे इलेक्शन से पहले नज़र आती हैं, बाद में ऐसा नहीं होता। आपको हिलरी के हारने का बड़ा अफसोस हुआ वैसे ना? नहीं मैं उसका नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, फ्रांस में हुआ, मैक्रोन का ले लें आप, ये आप यूके का इलेक्शन देख लें। हर किसी का ख्याल था कि कंजर्वेटिव्स जो हैं वो स्वीप कर जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। सो ये जो तज्जिए निगार जो है ना, जो तज्जिया कर रहे हैं या जो ओपिनियन पोलिंग कर रहे हैं, वो आज की पिक्चर दे रहे हैं कि जी हाँ मुकाबला बहुत सख्त है। बिल्कुल है सख्त मुकाबला, बाद में भी सख्त मुकाबला होगा। लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा तज्जिया निगार भी हूँ, थोड़ा सा सियासी आपको तो मैं बड़ा हूँ तो इसलिए अच्छा मैं बुजुर्ग तो हूँ। नहीं मैं न्यूज़ अखबार में आपको नहीं बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला
अब मुझे बल्कि ख्याल नहीं, यकीन है होगी। और मेरा ख्याल है कि मैं अपनी पार्टी की जज्बात की भी तर्जमानी कर रहा हूँ ये कहते हुए कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, जो आइनी हदूद हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। अगर 60 दिन, अगर असेंबली अपनी टेन्योर ख़त्म करती है तो 60 दिन के अंदर इंतखाब होना चाहिए। अगर टेन्योर ख़त्म नहीं करती तो और पहले डिसॉल्व हो जाती है तो 90 डेज होते हैं, वो 90 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। मैं आइनी जो डिविएशन है उसको क्या कहना चाहिए, आइन से ज़रा भी तब्दीली या इनहराफ जो है, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। एक तो अदालतों के ऊपर प्रेशर डालने वाली बात होगी कि जी थोड़ा टाइम बढ़ा दें, थोड़ा टाइम बढ़ा दें। दूसरा ये है कि ये एज ए प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, जो कुछ आइन में है उसी के अंदर रहना चाहिए। ये दुरुस्त है कि गुंजाइश एक है आइन में, एक दो शिकें ऐसी हैं जिसके तहत ये गुंजाइश है कि आप जो चीज़ किसी ख़ास वक्त में करनी है उस वक्त को आप बढ़ा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट शायद टेक्निकली उसको एम्पावर्ड है कि वो बढ़ा सके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट को डालना चाहिए, ना कौम को डालना चाहिए। और जमहूरियत जब आगे बढ़ेगी तो इसमें हमें इलेक्शन जो है वो एक रूटीन की एक्सरसाइज अगर पॉसिबल हो तो बना देनी चाहिए। मसलन आपको जो पुराने एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं उनमें आप करते हैं 2 या 6 हफ्ते के अंदर इलेक्शन करवा देते हैं, ठीक है, पहले से तैयारी की होती है पार्टीज ने अपने इंस्टीट्यूशंस भी बिल्डअप होते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और हम लोग तो यही चाहेंगे कि अगर 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, हो जाना चाहिए, और यही सबके लिए बेहतर है। और अगर 1-2 माह ऊपर नीचे हो जाए तो वो आपको, मैं ज़ाती तौर पे उसके हक में नहीं हूँ। नहीं, आप उसके, मैं ज़ाती तौर पे उसके हक में नहीं हूँ। वक्त आएगा तो पार्टी उसके ऊपर बैठ के सोचेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि और मैं समझता हूँ कि मैं पार्टी जज्बात की तनबानी कर रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन वक्त पे हो, आइनी हदूद के अंदर हो और आगे ना बढ़े। एक आपने अदालतों में प्रेशर की बात की तो मैं उसकी बात करना चाहूँगा कि जो फैसले आ रहे हैं आजकल, कभी एक अदालत में कोई चला जाता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग जा रहे हैं ना जी कि फ़लाँ बंदे दा काम ऐसी तो फलाने दा ऐसी तो फलाने दा उसी, या फ़लाँ ने ये अपनी चीज़ें शो नहीं की। तो एक ब्लैंकेट अगर कोई डिसीजन आ जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी ये एक क्राइटेरिया है, जिसके पास अकामा है फ़लाँ तारीख तक जिसके पास था, या जो भी ABC डिसीजन आ जाता है, और जिसने जो चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, चाहे इनोसेंटली नहीं की या जान के नहीं की, तो वो उन पे ये फैसला है, वो लोग दीज पीपल आर लाइक आउट फ्रॉम द रेस। ऐसा अगर कोई फैसला आ जाए तो आप लोग क्या करें? उसमें आप लोगों के भी लोग जा सकते हैं, और आप उसमें मुस्लिम लीग नून के जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी के जा सकते हैं। डोंट यू थिंक कि ये ऐसा एक ब्लैंकेट अगर डिसीजन आ जाए तो आपके इलेक्शन जो है बड़े अच्छे क्लीन किस्म के हो सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है राणा साहब, अगर आप लीगल वे ऑफ वर्किंग देखें ना, तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला करता है वो एक लिहाज से ब्लैंकेट ऑर्डर ही आप उसको समझ लें, यानी कि वो प्रेसिडेंट बन जाता है। जो मतहत अदालतें हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसकी रोशनी में फैसले करती हैं। वकला जब आर्ग्यू करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला देते हैं। जी। अब लेटली 62(1)(f) की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, इसके ऊपर 2 बड़े फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक फैसला आया नवाज शरीफ के केस में, और एक फैसला आया इमरान खान और जहांगीर तरीन के केस में, और एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आया है ख्वाजा आसिफ के केस में। तो मेरा ख्याल है कि ये तीनों फैसले, और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये एक लिहाज से प्रेसिडेंट बन गए हैं। हो सकता है कि एक आधे केस और में इसकी मज़ीद तशरीह हो, और इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं जो कि अगर मुबहम नज़र आती हैं या क्लियर नहीं हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर दे। 62(1)(f) क्योंकि आइन में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको इंटरप्रेट करना ही करना है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो एक जनरल ऑर्डर कर दे कि जी ये वो तो सिर्फ एक केसेस जब आएंगे
और उनके पर जो फैसला कोई होगा, ऐसा तरीकाकार बना दिया जाए जिसमें इंस्टेड के लोग जाएं अदालतों में, अदालतों का भी वक्त ज़ाया हो, वकील भी जाके इंगेज किए जाए, उनको डिसीजन लेने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो एक ब्लैंकेट ना आ जाए, उसमें समझ आ जाए कि जी दीज आर द लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन, इनके तहत बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, इनके तहत नहीं लड़ सकता। मेरा ख्याल है कि जो एक फैसले जो आए हैं अभी तक, मसलन इकामा है जी, इकामा अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया जी, तो कोर्ट्स ने अभी तक होल्ड किया है कि ये एक सीरियस डिस्क्वालिफिकेशन है। इसलिए कि इकामा का मतलब क्या है? इकामा का मतलब ये है कि आपने नौकरी की हुई है बाहर कहीं, और उस नौकरी से आपको एक इनकम एक्रू हो रही है। वैसे फैक्ट ये है, रियलिटी ये है कि नौकरी तो किसी ने नहीं की होती, लेकिन वो तो उन्होंने लिया होता है इसलिए सिर्फ वीजा के लिए नहीं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए। नहीं, बैंक अकाउंट असल राणा साहब, जी सही कह रहे हैं, असल चीज जो है वो बैंक अकाउंट। देखो ना, अब अगर रिश्वत लेने के तरीके जो है ना तब्दील हो गए। You're right, पहले ये होता था कि रिश्वत यहाँ लेते थे, अब यहाँ तो लेने की जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट दुबई में खुला हुआ है, कोई बंदा जाता है जाके वहाँ पैसे जमा करा देता है, उसको आप अब तो नया तरीकाकार है। अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्ट है शफकत साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने लेना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जनाब 10 अरब का, और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने लेना है तो इसकी परसेंटेज बनती है, इतनी परसेंटेज है रिश्वत, ठीक है जी। तो ये मैं रखा हुआ है यहाँ पे, ये अपना लैपटॉप खोल लें आप, और इसमें जनाब मेरे आप अकाउंट नंबर मेरा ये है, उसमें उधर डाल दें, और जैसे ही मुझे इंडिकेशन आएगी कि जनाब मेरे अकाउंट में पैसे चले गए, तो मैं फिर साइन करके आपको कॉन्टैक्ट दूंगा। ये इस तरह रिश्वत नहीं, वही ना, जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, रिश्वत खाने के और रिश्वत लेने देने के तरीके जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तो डॉलर में और यूरो में कोई डील ही नहीं कर रहा, पाकिस्तानी रुपये तो छोड़ ही दे, अब तो चाइनीज करेंसी में डील हो रहा है। वाकई? अच्छा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला ने इस रास्ते में कभी लगाया नहीं। बस वो आप तो शरीफ आदमी हैं, हमें अंदाजा नहीं है इस चीज़ का, हमारी मजबूरी है, हमें नजर रखनी पड़ती है। लेकिन ये मेरा ख्याल इकामा की हद तक और कंसीलमेंट की हद तक और इनकम को कंसील करने की हद तक, और मैं समझता हूँ कि एक चीज़ और भी हो जानी चाहिए जो कि अभी नहीं है, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कि जी आप हैं फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, और लीगल एडवाइस आप दे रहे हैं एक ऐसी कंपनी को जिसमें फॉरेनर्स भी शेयर होल्डर हैं। एग्जैक्टली। तो आप पाकिस्तान के साथ वफादार हैं या आप उनके साथ वफादार हैं? देखें ना, ख्वाजा आसिफ का केस जो डिफेंस मिनिस्टर भी रहा है, फॉरेन मिनिस्टर भी रहा है, और वो लीगल एडवाइजर है कंपनी का, जिसका मुझे कोई कह रहा था, मुझे यकीन नहीं है कि जिसके आधे शेयर होल्डर किसी इंडियन के पास है। तो अगर ऐसी सूरत हाल बनती है, या ये एहसन इकबाल साहब जो हैं, ये किसी के पता नहीं क्या है, मुझे तो कोई पहले किसी ने कहा था चौकीदार थे कि सऊदी अरेबिया, फिर मुझे कहा नहीं चौकीदार नहीं, पता नहीं कोई कंसल्टेंट थे या क्या थे। बहरहाल जो भी हैं, ये तो कोई बात नहीं ना कि आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आप तनख्वाह कहीं और से ले रहे हैं। शफकत साहब, आप भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। एक ज़माना होता था जिस वक्त अगर किसी को मिनिस्टर बनाना होता था, अगर गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव किसी को मिनिस्टर बनाना चाहती थी, उसकी क्लियरेंस होती थी एजेंसियों से। अब वो क्लियरेंस कहाँ गई? देखिए राणा जी, क्लियरेंस हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट लॉ की नहीं है क्लियरेंस होने की। होती थे पहले, तो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं थी, कुछ करवा लेते थे, कुछ नहीं करवा रहे। क्योंकि होता ये है ना कि देखें ना, अब मसलन अगर अल्लाह करे हमारी पार्टी पावर में आती है, तो अब हम लोग 7, 8, 10 साल से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं, हमें कोई अंदाज़ा है कौन है। लेकिन कोर्ट का काम है आइन की इंटरप्रिटेशन करना। जब कोर्ट आइन की इंटरप्रिटेशन करता है तो वो कुछ प्रेसिडेंट्स सेट कर देता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए हैं। सो इकामा जो है, अगर किसी का निकल आता है और कंसील किया होता है, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को भी दरख्वास्त दी जा सकती है कि जनाब ये इसका इकामा है, आज तक इसने 3 इलेक्शन लड़े हैं, इसकी कोई इसने डिक्लेरेशन नहीं की, तो उस पर कोई जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे रिटर्निंग अफसर भी उसका रिजेक्ट कर सकता है उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, सही। सो ये सिर्फ बात यह है कि हमें अगर कोई ग्रे एरिया रह गया है इन सारे इश्यूज का, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसको मजीद एलेबोरेट कर दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो फैसले आए हैं, इनसे काफ़ी क्लैरिटी जो है वो हो गई है। ऐसा नहीं लग रहा आपको? एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, मुख्तसर सा जवाब चाहिए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया, कि ये सारे जो फैसले आ रहे हैं या सारी जो फोकस हुआ हुआ इस वक्त, जो सारा
वो मुस्लिम लीग नून पे फोकस है सारा, पीपल्स पार्टी पे बड़ी को मेहरबानी चल रही है शायद। देखिए जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे, जिस किसी ने कानून को तोड़ा है, जिस किसी ने लूट मार की है, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। और मुशर्रफ की एक बहुत बड़ी गलती जो थी, बहुत बड़ी गलती, वो ये थी कि उसने इस प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। उसने बजाय इसके कि इनको ट्राई करता, नवाज शरीफ को, जरदारी को, उसने हाथ हौला रखा है इनके ऊपर सियासी वजूहात की बिना पर। मेरा ख्याल है कि सियासी वजूहात क्रिमिनल केसेस में नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जिसने पाकिस्तान की लूट मार की है उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मैंने भी सुना है कि सिंध में कई केसेस जो हैं वो अब आगे नहीं चल रहे। मैं समझता हूँ कि ये बात सही नहीं है। जिस हमें मॉरल अखलाकी लेजिटिमेसी, अखलाकी जो आपकी तकद्दुस है तब भी होता है ठीक, जबकि आप बग़ैर किसी सियासी सोच के आप एक्शन लें, जिसने कानून तोड़ा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जफर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज़ जाते जाते मैं शेयर करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के साथ। थोड़ा सा जो पढ़ा था उस पर जो मुझे बात समझ आई कि जब करप्शन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में पहुँच जाती है तो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।